आज स्टूडेंट लोग अपसेंट किया है ना। हाँ, बताते जाएंगे। कहाँ तक बताए थे सवाल? शाम तक बता दिया सिमेट्रिक वाला ना, इस पर। अच्छा, ऑर्थोगोनल बचा हुआ है। भूल ही गए थे। कुछ सवाल उसी दिन बताने वाले थे, तुम लोग रुका नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 43 बन गया है। 43 बोले थे कि इसको सॉल्व करके आइएगा। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक है, बन जाएगा ये नहीं। देखो, ये सब सवाल जो है एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट वहीं जाके टेस्ट करेगा कि आप पहले से बनाकर देख लीजिएगा। जो बनाया हुआ सवाल एग्जाम में आ गया उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। ये आपको सिमेट्रिक दिया हुआ है। फाइंड ए एंड बी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे बनाओगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है। डायगोनल के अबाउट। ए बराबर 0 2b -2 3 1 3। वैल्यू बताइए जिनका निकला है। इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक दिया हुआ है। तो डायगोनल के डायगोनल के अबाउट जो है सिमेट्रिक होता है। इसका जितने भी एलिमेंट है यही डायगोनल एलिमेंट है। इसका दाहिना तरफ जो 2b है और उसका वैल्यू 3 के बराबर होगा। और फिर ये सेकेंड पोजीशन पे है, यानी कि 3 1 में, तो a1 3 में ये वैल्यू है, यानी कि -2 बराबर 3। ये समझ में आया? समझ में आया?
नहीं समझ में आया। ये किस पोजीशन पे है? देखो ए डैश बराबर ए होता है। ए डैश का मतलब मान लो ए जे आई, तो इसका ए आई जे के बराबर होगा। इसका कौन सा पोजीशन है? पहला रो दूसरा कॉलम। तो ए पहला रो और दूसरा कॉलम, इधर डालिए आई का वैल्यू 2 और ये 1, यानी कि A12 और A21 बराबर होगा। तो A12 ये है, A21 ये है, उल्टा हो गया। अच्छा, A21 उल्टा लिख दिया ना। ठीक है, A12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम में 2B है, और A21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम 3 है, वो डायरेक्ट लिख दिए। और लिखने का तरीका बताए थे ना कि डायगोनल एलिमेंट के दाहिना तरफ जो होगा वही उसके नीचे होगा। तो इसके दाहिना तरफ 2B है, तो 2B का वैल्यू 3 के बराबर, जो यहाँ एलिमेंट होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो -2 का वैल्यू 3A के बराबर, लिखने का तरीका बताए थे। और यहाँ से आपको B का वैल्यू 3/2 और A का वैल्यू -2/3। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है CBSE बोर्ड में। और एक दिया है सिमेट्रिक पे, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पे। स्क्यू सिमेट्रिक पे कैसे बनेगा? अपोजिट साइन के साथ होना यही है। जैसे यहाँ पे 2B है तो यहाँ पे माइनस के साथ आएगा। उसका भी एक कर ही लो, दोनों सवाल पूछा है। कॉपी में रहेगा ना तो फिर रिवाइज कीजिएगा तो आसान हो जाएगा आपको। इसको लिख लिया सब जी? दिक्कत है तो पूछ लो फिर से। मैट्रिक्स टेस्ट में ना, अगले टेस्ट में आएगा। ये अभी कंप्लीट कहाँ हुआ? क्लियर है सबका? एक सवाल और बना लो इसका, स्क्यू सिमेट्रिक वाला। ये दोनों सवाल पूछा हुआ था, कहाँ गया? If A इज इक्वल टू दिया हुआ 0 A -3 2 0 -1 B 1 0 is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix। तब सवाल पूछा है कि A और B का वैल्यू बताइए। ये मेरा लगता है सब बना दीजिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के सिमेट्रिक होता है विथ अपोजिट साइन, साइन लेकिन अपोजिट होगा। ये दोनों सवाल ऑब्जेक्टिव का था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 दिया है। स्क्यू सिमेट्रिक में इज ए स्क्यू सिमेट्रिक देयरफॉर ए का वैल्यू किसके बराबर होगा? -2 के अपोजिट साइन के साथ, और -3 का वैल्यू -B के बराबर। तो A तो डायरेक्ट निकल गया और B कितना हो जाएगा? 3। सिंपल है। A यहाँ पे है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 होना चाहिए, और यहाँ -3 है तो यहाँ पे
+3 होना चाहिए, बस यही तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़े। फिजिक्स में कितने चैप्टर का टेस्ट है? एक। केमिस्ट्री भी एक, मैथ में 3 है ना। इसी तरह से हम टेस्ट लेंगे अपना। अगला बार मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, और उसके अगला बार जो है लेंगे सब मिला देंगे चारों को, समझे? मेरा टेस्ट इसी तरह होगा, दूसरे सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। मैथ बढ़िया होना चाहिए, रिवीजन हम करवा देंगे, सब्जेक्टिव भी रहेगा। सारे सब्जेक्ट में उसी तरह से तैयारी कीजिए, रिवीजन होते रहेगा। याद है किसी को? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called orthogonal matrix if A into A transpose is equal to I, where I तुम लोग कहाँ घूम रही है भाई? तो ये सब बायो की है। I is the identity matrix A इंटू A डैश या A डैश इंटू A दोनों एक ही है, ठीक है। ऐसे भी लिख लीजिएगा, कभी कभी यही रूज यूज होगा। A इंटू A डैश या A डैश इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। If A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, show that A is an orthogonal matrix। बन जाएगा सबसे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सबका डिटर्मिनेंट निकलता है, और इसका डिटर्मिनेंट जो है +-1 के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट पढ़ाए नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, डिटर्मिनेंट में वो चीज़ बता देंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू +1 और -1 दोनों होगा।
क्या हुआ? ए को ऑर्थोगोनल दिखाना है, दैट इज आपको दिखाना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। या ए इंटू ए डैश बराबर आई। लेफ्ट साइड ले लीजिए, ए इंटू ए डैश, ए का वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू, अब ए डैश इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा पहला रो में था, ये पहला कॉलम बना दिए, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए, ये ट्रांसपोज निकल गया इसका। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, कॉस अल्फा इंटू रो बाई कॉलम होता है, ठीक है, रो का गुना कॉलम के साथ। तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, और सेकेंड को सेकेंड के साथ, साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किए तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहला कॉलम खत्म हुआ, दूसरा कॉलम में कीजिए इसी रो से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और सेकेंड को सेकेंड से करेंगे तो ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। कॉलम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा में कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। एक कॉलम खत्म हो गया, अब दूसरे कॉलम में कीजिए, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और ये पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा के जगह पे यहाँ अल्फा है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये कट कर 0 हो गया, 0 1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो आपको क्या मिला? ए डैश इंटू ए बराबर आई, विच इम्प्लाई ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, जो निकाले थे ए इंटू ए डैश निकाले थे, जो निकाले हैं वही लिखिएगा। ए इंटू ए डैश का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, वही लिखे ए इंटू ए डैश बराबर आइडेंटिटी, और ए इंटू ए डैश आइडेंटिटी हो जाता है तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ये डेफिनेशन पे सवाल था। हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाते हैं।
एग्ज़ाम जो पिछला टेस्ट दिए थे उसमें देखे सब्जेक्टिव जो है एक ही दो स्टूडेंट का बना हुआ, बाकी केवल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब आप लोग सिर्फ चोरी किए। सब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव भी बनाना है आपको सॉल्व करके, यानी कि उसका आंसर जो है आपको कॉपी पे रहना चाहिए। जितना जानते हैं उतना ही जवाब दीजिए एग्जाम में, आपको पता चलेगा हम कितना मतलब पानी में नहीं मतलब कितना हम जानते हैं। अभी तक जो इतना क्लास चला है उस पर कितना पकड़ बना। अभी चोरी कीजिएगा, हो गया ये जी। फाइंड एक्स एंड वाई if a is equal to 1/3, 1 2 2, 2 1 minus 2 और x 2y is an orthogonal matrix। ये आपको दिया है कि ऑर्थोगोनल है। अब बोलता है कि x और y का वैल्यू बताइए क्या होगा। बन जाना चाहिए सबका। बनाइए, सवाल को बिल्कुल बनाइए, रफ कॉपी रखिए छोटा सा, हर सवाल को ट्राई कीजिए। जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तो आलस रहेगा शरीर में, गुना करने में दिक्कत आएगा, जोड़ने में, जबकि आप जानते हैं लेकिन जोड़िएगा नहीं। लिखने में भी तो ताकत लगता है ना। आपको दिया हुआ है कि A जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और A अगर ऑर्थोगोनल है तो A इंटू ए डैश क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंस A is an orthogonal matrix, therefore A into A transpose is equal to I। A का वैल्यू डाल दीजिए, वन बाई थ्री और क्या है 1 2 2, 2 1 माइनस 2, बड़ा छोटा लिखा गया। वन टू टू, 2 1 माइनस 2 x 2y इंटू ए डैश। जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसके बाहर जो स्केलर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 1/3 रहेगा ही, और केवल मैट्रिक्स का जो है उसका रो को कॉलम बना दीजिए। तो पहला रो जो है पहला कॉलम बन गया 1 2 2, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए, और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना दिए। राइट साइड में अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हम लोग जानते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं, लास्ट में जाके कंपेयर कर लेंगे। ये 1/3 1/3 दोनों स्केलर है, ये 1/9 को बाहर कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों मैट्रिक्स को, तो रो बाई कॉलम होगा। पहला रो को पहला कॉलम से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। दूसरा कॉलम में कीजिए 1 इंटू 2 2 होगा,
2 इंटू 1 2 और 2 इंटू -2 यानी कि प्लस माइनस -4 हो जाएगा। थर्ड कॉलम में कीजिए 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू वाई यानी कि 2y। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कीजिए। 2 इंटू 1 2 होगा, 1 इंटू 2 2 और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। सेकेंड कॉलम में करेंगे 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 और -2 को -2 से मल्टीप्लाई किए -+4। सेकेंड थर्ड कॉलम में कीजिए 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, 1 इंटू 2 2 और -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से शुरू कीजिए। x इंटू 1 यानी कि x, 2 इंटू 2 4, y इंटू 2 2y, ये 4 है। सेकेंड कॉलम में कीजिए x इंटू 2 2x, 2 इंटू 1 2 और y इंटू -2 यानी कि -2y। और थर्ड कॉलम में करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 और y इंटू वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू I ही लिख दिए। वन बाई 9 ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 9 0, फिर x प्लस 2y और +4, ये आपको 0 आ गया, ये 9 और 2x माइनस 2y और +2, फिर आपको x प्लस 2y प्लस 4, इसमें तो लंबा हो गया जी, स्पेस कम दिए थे। ये 9, फिर आपको 0 और x प्लस 2y प्लस 4, फिर आपको 0, ये हो गया 9 और 2x माइनस 2y और +2, फिर x प्लस 2y प्लस 4, 2x माइनस 2y प्लस 2 और ये क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और +4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ गया तुम लोग को? कितना आया? x माइनस 2 x माइनस 2 y -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 और ये x प्लस 2y प्लस 4 बाई 9, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 1, ये 2x माइनस 2y प्लस 2 बाई 9 और ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4 बाई 9,
2x माइनस 2y प्लस 2/9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/9 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। लास्ट में लिखे तो इसका वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, इसका वैल्यू भी 0 के बराबर। इसी दोनों को सॉल्व कर दो, आ जाएगा एक्स वाई का मान। कोई भी दो कंपेयर कर लेंगे जहां पे एक्स वाई है। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाए। 1 देखिए 1 के बराबर, 0 0 के बराबर, यानी कि ये वैल्यू 0 होना चाहिए। फिर 0 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, यानी कि ये वैल्यू भी 0 होना चाहिए। बस यही दोनों से तो एक्स वाई निकल जाएगा, बाकी हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं। दो इक्वेशन आ गया, समझ गए। इसमें कुछ फंक्शन चेंज किया काजी, मूव वाल, यही मूव है। कौन, ये वाला? और वो हाथ वाला जो बना हुआ है सर, वो वहाँ पे हैंड वाला नहीं बना, ये वाला यही ना, उसमें मूव लिखा था, इसमें कुछ और लिख दे। चलिए, नीचे वाला पेज, हाँ एक्स प्लस 2y प्लस 4/9 इज इक्वल टू 0। एक इसको 0 कर दिए, एक इसको 0 कर दिए। 2x माइनस 2y प्लस 2/9 ये भी 0 कर दिए। बस यही दो से निकल जाएगा हमारा। ये वैल्यू इस 0 के बराबर, ये वैल्यू इस 0 के बराबर, ये होगा 1 के बराबर, ये होगा 0 के बराबर, ये भी होगा 0 के बराबर। एक ही बात है। ये आ गया x प्लस 2y प्लस 4, 9 में 0 से मल्टीप्लाई किए 0, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। एक इक्वेशन आ गया। और x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 9 से 0 में मल्टीप्लाई किए 2x है, और 2x माइनस 2y बराबर -2। ये दूसरा इक्वेशन ले लीजिए। अब यही दोनों को सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से x प्लस 2y का वैल्यू जो है -4 के बराबर है, और 2x माइनस 2y इसका वैल्यू -2 के बराबर है। ये आपस में कट गया। 3x इज इक्वल टू -6, यानी कि x बराबर -6/3 -2 आ गया। ठीक है, x के जगह पे -2 डाल दिए इन 1। x के जगह पे -2 डालेंगे तो -2 प्लस 2y इज इक्वल टू -4, यानी कि 2y इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -4 में 2 घटेगा 2, इसलिए y बराबर 2/2 यानी कि 1। तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 1 होगा। सबको सेटिस्फाई कर देगा। तो केवल मल्टीप्लिकेशन में इसमें समय लगा। y का वैल्यू y का वैल्यू कहाँ -1 आया जी? अच्छा अच्छा, ठीक है।
चलिए इसका अंतिम सवाल दे रहे हैं, उसके बाद ये ख़त्म। अगले क्लास से नया असाइनमेंट दे देंगे। अब तो मंडे को क्लास होगा ना, कल तो टेस्ट ही है तुम लोग का। क्वेश्चन नंबर 45 बना है। अच्छा 45, 46 बन जाएगा। फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट, तुम लोग भी देखो जी। हाँ कितना ऑर्डर का होगा? बता ही देते हैं, क्या कि उस वो भी सवाल पूछा हुआ है, कहीं दे दिया तो ऑर्डर निकालने के लिए आना चाहिए कि ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 45, हमसे पूछ रहा। आप बताइए कि कितना होगा। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड अल्फा, अल्फा का वैल्यू चाहिए, सेटिस्फाइंग, और ये अल्फा जो है आपको 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए। 0 लेस देन अल्फा लेस देन 90। और एक कंडीशन दिया हुआ है, फिर बोलता है a प्लस a डैश इज इक्वल टू √2 I2 है। I2 का मतलब बता चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये आपको डेफिनेशन जहाँ पे बताए थे वहाँ पे हम I1, I2, I3 ये सब लिख के बताए थे। तो कभी कभी क्या होगा, एग्जाम में देगा नहीं कि I2 है क्या, तो आपको समझ लेना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। I3 देगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए डैश के बारे में जान ही रहे, ट्रांसपोज है, लिखे नहीं है। हो जाएगा जी। ये सवाल भी आपको सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है, ये बिहार बोर्ड में भी पूछा है ये सवाल ऑब्जेक्टिव में। जितना भी आप देख रहे हैं सब मैट्रिक्स ही हैं, और जब तक कंडीशन नहीं देगा तो हम लोग निकाल भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग को यही कंडीशन है ना, इसका कहना है कि a प्लस a डैश का वैल्यू √2 I2 के बराबर है। ठीक है, वैल्यू बैठा दीजिए। a का मान हमको मालूम है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और प्लस a डैश, इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहला रो को पहला कॉलम बना देंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में लिखिए, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यह ट्रांसपोज हम लोग निकाल लिए, इज इक्वल टू √2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, तो ये 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये लेफ्ट साइड में जो है दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए। ऐड कैसे करते हैं,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से जोड़ेंगे तो 0, माइनस साइन अल्फा को प्लस साइन अल्फा से जोड़ेंगे 0, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू, और ये स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि √2 को प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो √2 को π/4 आया ना, ठीक है, 0 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √2। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। बराबर कब होता है? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो 2 कॉस अल्फा बराबर √2, बाकी तो बराबर है, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 और 2 कॉस अल्फा फिर √2 के बराबर, यही है। यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2/2, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, और 2 में √2 से √2/2 कितना आ जाएगा जी? 1/√2, एक 2 में 2 √2 होता है। कॉस अल्फा 1/√2 का वैल्यू कॉस में कॉस π/4, दोनों तरफ से कॉस कटा मत दीजिएगा, नहीं तो अच्छा टीचर रहा तो वो भी एकदम पूरा काटिए देगा। ये याद रखिएगा, कॉस को कटाना नहीं है, वो कटता ही नहीं है। इन्वर्स लेंगे तो अल्फा का वैल्यू निकलेगा। ये इन्वर्स में आप पढ़ चुके हैं, बहुत लड़का फटाफट एकदम कटा के एकदम मार दिया। अगर ये आंसर हमारा इस रेंज से बाहर निकल जाता तो कोई भी ऑप्शन नहीं मारेंगे, ये याद रखिएगा। अगर हमारा सवाल में ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ वैल्यू निकाले अल्फा का वैल्यू, अब मान लीजिए 90 से बड़ा आ गया, 120 डिग्री आ गया, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 120, लेकिन उस पर टिक नहीं मारेंगे क्योंकि सवाल के अनुसार वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सवाल कहता है कि अल्फा का वैल्यू 0-90 के बीच में ही आना चाहिए, इसलिए वो नन ऑफ दिस में चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है 0 और π/2 के बीच में है, यही आंसर होगा। हो गया? समझ रहा है कि तू लोग सिर्फ लिखते जा रहा, नोट बनाते जा रहा? मैं बना लिया, ठीक है, मतलब जितना पढ़ाए सब फंक्शन हुआ, रिलेशन हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग तो बाद में आए हो जी, वीडियो नहीं देखा? सब वीडियो सब देख लो, पूरा पढ़ाया हुआ है। अब तुम तो बिजनेस करेगा, तुम्हारा तो फिक्स है। एक सवाल और बता, हो गया आपका? एक दो स्टूडेंट है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। ये लास्ट सवाल है इस टॉपिक का। फाइंड मैट्रिक्स ए इफ (2 - 1 1 0 और -3 4 इंटू ए बराबर दिया है -1 -8 1 - 2 और 922। बना तुम लोग का? हाँ, मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट किए तो फिर 0 होगा।
0 के इसका 2 into 2 हमको तो ए के विषय में कुछ नहीं पता है कि ए जो मैट्रिक्स लेंगे किस ऑर्डर का लेंगे, ये मालूम नहीं। तो ये आपको कितना ऑर्डर का दे? पहला जो मैट्रिक्स है ये आपको 3x2 का है, ठीक है, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई किया है इसका ऑर्डर नहीं जानते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर आपको कितना है? 3x2 का, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वैसा आना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या लीजिएगा? पहले तो यही डिसाइड करना है कि ये जो हम मैट्रिक्स लेंगे वो किस ऑर्डर का लेंगे। ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, इसका ऑर्डर मालूम है, इसका ऑर्डर मालूम है, तो पहला काम है कि इसका ऑर्डर को बताएं। तो इसका ऑर्डर को अगर हम सबसे पहले तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है, मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब इसका कॉलम उसके रो के बराबर हो जाए। तो इसका कॉलम जब 2 है तो इसका मतलब इसका रो तो 2 होगा, फिक्स है। और मल्टीप्लाई जब दोनों को करेंगे तब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर इसके बराबर होना चाहिए। तो ये 3x2 का है, तो 3x2 का तो इसका कितना लेना पड़ेगा? 2x2, तब ना। देखिए अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर जो बचा हुआ नंबर है उसी के बराबर होगा, 3x2 3x2। यानी कि ए एक, ये समझ में आया, ए एक मैट्रिक्स होगा जो 2x2 ऑर्डर का होगा। जिनको दिक्कत है फिर बोलिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो ए का ऑर्डर मालूम है, इसका भी ऑर्डर मालूम है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ए का ऑर्डर सबसे पहले इसका कॉलम इसके रो के बराबर है होना चाहिए, तो ये यहाँ पे रो के जगह पे 2 ले लिए। अब ये 3x2 लाना है, तो 3x2 तब आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा हुआ नंबर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तब ना 3x2 होगा। यानी कि इसका ऑर्डर जो है 2x2 का होगा। लेट ए बराबर, ये अपने से डिसाइड करके सीधे जो है 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए। जब पता चल गया कि हमको 2x2 का ही लेना है तो माना कि ए बराबर ABCD इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। Now जो जैसे ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव देगा तो आपको लिखना पड़ेगा, सिंस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3x2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2, देयरफॉर ए मस्ट बी ऑफ ऑर्डर 2x2। ए का ऑर्डर 2x2 ही होना चाहिए, उसके बाद ये लेंगे। तो और 2 नंबर वाला में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए बराबर -1 -8, लंबा होगा ना, टू -1 1 0 -3 4, और ये हम लोग लिए हैं ABCD बराबर -1 -8 1 -2 9 22। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए रो बाई कॉलम। पहला रो को पहला कॉलम से, ये हो गया 2A और -C। सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2B और -D। अब सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, तो A और +0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। सेकेंड रो में करेंगे, सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा B
और प्लस 0 वो भी छोड़ दिए। थर्ड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, तो -3a और +4c। इसका गुना सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -3b और +4d इज इक्वल टू -1 -8 1 -2 922। ठीक है। अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू तो मिल ही गया जी, है ना, डायरेक्ट। हमको चाहिए केवल सी और डी। तो 2a माइनस सी, ठीक है, 2a माइनस सी इज इक्वल टू -1 और 2b माइनस डी 2b माइनस डी इज इक्वल टू -8। ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू -2 है। चलिए ए का वैल्यू डाल दीजिए। ए का वैल्यू 1 मिला है तो ये 2 × 1 माइनस सी बराबर -1, यानी कि -c बराबर -2 -1। सी का वैल्यू आपको 3 आ गया। यहाँ से निकाल लीजिए डी का वैल्यू। बी का वैल्यू -2 है तो 2 × -2 जब भी डालिएगा तो ब्रैकेट में डालिएगा। ये -4 - d बराबर -8, तो -d इज इक्वल टू -8 - 4 यानी कि -12। तो d बराबर क्या होगा 12। देयरफॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स था ABCD। ए का वैल्यू डालिए। ए का वैल्यू 1 मिला था, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 12। इस तरह का जब भी सवाल देगा तो अननोन मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड कीजिए, अंदाज पे नहीं, एकदम तर्क के साथ। यही आया ना आंसर। +4 आ रहा। ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल समाप्त हो गया। अब जो हम लोग बढ़ेंगे इन्वर्स के तरफ। इन्वर्स को पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, तब जाके एडजॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स निकलेगा। और इन्वर्स में हम लोग को डिटर्मिनेंट का ज़रूरत पड़ जाएगा। तो ये आर.एस. अग्रवाल मैट्रिक्स में ही दिया हुआ है, एलिमेंट रॉ करके मैट्रिक्स। वो बता दे क्या? बताने में क्या है? बताने में हमको कुछ नहीं, एक सवाल बता देते हैं उसका एक एक्सरसाइज पूरा उसी में। हाँ हाँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके दिया हुआ होगा। ठीक है, चलिए बता देते हैं। आगे बढ़े। हो गया सबका? उसके लिए सबसे पहले अब पढ़ना पड़ जाएगा कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। इन्वर्स जो है दो तरह से निकाला जाता है, एक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि रो ऑपरेशन नहीं तो कॉलम ऑपरेशन को यूज करके आप उसका इन्वर्स को निकाल सकते हैं। और दूसरा होता है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को यूज करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्स देखिए होता क्या है। और भी इन्वर्स में
जानना जरूरी है वो सब। अभी फिलहाल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमको बताना है, इसलिए इसको बता रहे हैं। क्योंकि इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का तभी निकलेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर ना हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर पे सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछेगा आपको। तो यहाँ हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बताना है। तो इन्वर्स का डेफिनेशन जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़े हैं, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़े, बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ाए हैं ना। बाइनरी ऑपरेशन तो लोग को नहीं पढ़ा है, अपने सेंटर पे पढ़ा दिया क्या जी, कंफ्यूज रहते हैं तो लोग। चैप्टर जो छूटता है तो उसको बोल दिया करो, है ना। बोले थे लास्ट में पढ़ाएंगे बाइनरी ऑपरेशन। लास्ट में बोले थे, लास्ट में बताएंगे, दो क्लास। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है वो, बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो वहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब सीधा समझिए कि वैसा एलिमेंट जो दूसरे पे प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग होता है। एलिमेंट का जब बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन में तब, यहाँ पे वैसा मैट्रिक्स जो दूसरे पे प्रभाव ना डाले उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये आपको मालूम है। जैसे किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। और इन्वर्स क्या होता है कि जब एक मैट्रिक्स में उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि एक मैट्रिक्स को अगर दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे और उसका वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर हो गया, समझिए कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। जैसे फंक्शन में पढ़े थे, एक फंक्शन को अगर दूसरे फंक्शन से ऑपरेट कर दे और वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो जाता है। कल भी आएगा क्वेश्चन, एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई का मतलब वहाँ था कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है तो पहला फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन के इन्वर्स के बराबर होगा और दूसरा फंक्शन भी पहले फंक्शन के इन्वर्स के बराबर होगा। दो कंपोजिट फंक्शन का वैल्यू अगर आइडेंटिटी हो जाए तो एक दूसरे का इन्वर्स बन जाएगा। मैट्रिक्स में भी वही है। मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों का प्रोडक्ट अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो समझिए कि ए जो है बी का इन्वर्स है और बी जो है ए का इन्वर्स है। यही डेफिनेशन है। A square matrix A is said to be invertible matrix। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनवर्टेबल। इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाए, देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए, मैट्रिक्स बी सच दैट ए इंटू बी या बी इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका इन्वर्स मिलेगा। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अगर कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बी मिल जाए सच दैट ए बी या बी ए आपस में बराबर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हियर ए इज कॉल्ड, या बी को लिखिए, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए।
अगर ऐसा होगा तब कहेंगे बी जो है ए का इन्वर्स है, और वी राइट इट एज, और इसको लिखेंगे कैसे, बी बराबर, बी ही ए का इन्वर्स है, दैट इज बी बराबर ए इन्वर्स, बी बराबर ए इन्वर्स। दस फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल गया, ए, इसी रिजल्ट को फिर से लिख रहे हैं, अब बी के जगह पे हम डाल दिए ए इन्वर्स, बी के जगह पे ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आई, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। There exists a square matrix B अगर पूछ दिया इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका इन्वर्स मिलता है उसको इन्वर्टेबल कहते हैं, ठीक है। याद है एक जगह सवाल बनाया होगा ऐसे करके, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7, 2a मैट्रिक्स में है 7i, इसका वैल्यू क्या होगा, ए दे दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे पूछा होगा कि इसका इन्वर्स निकालिए, ए का इन्वर्स क्या होगा, तो वहाँ पे हेमी-क्लिंटन थ्योरम जो होता है उसको यूज करके निकाला जाता है, वो आपका सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ इन्वर्स का मतलब ही हम लोग को नहीं मालूम था। अब जैसे इन्वर्स पढ़े तो अब यहाँ पे ये केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके उसका इन्वर्स भी निकाल सकते ए का। तो इस पर भी एक सवाल बताना है, जैसे सवाल यही पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है, इसी में जोड़ देगा हेंस फाइंड ए इन्वर्स, ए इन्वर्स का मान भी निकालिए, तो आपको केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके इन्वर्स को निकालेंगे। तो इसको भूल जाएंगे तो दिलाना याद है, इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको लिख लिए सब। चलिए एक छोटा सा सवाल जो है इन्वर्स का बना लीजिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 2 4 1। अपने से दे दिए, मेथड आपको मालूम है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है। We know that, हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर दे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी से गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ए का वैल्यू डाल दीजिए, ए का वैल्यू है 3 2 4 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डाल दिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। ए का वैल्यू फिर डाल दिए 3 2 4 1। कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचना है, तो मेरा लगता नहीं है, इसको बेकार करना है। लिख लिया आप लोग सब। इधर जो है ए ही लिखिए, मतलब वही मैट्रिक्स है, आई का वैल्यू केवल डाल दिए
और इसको जो है ए का वैल्यू डाल दिया 3241। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह का ऑपरेशन होगा, या तो आप रो ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं, नहीं तो कॉलम ऑपरेशन। अगर रो ऑपरेशन को यूज कीजिएगा तो केवल रो ही ऑपरेशन चलेगा, कॉलम नहीं करना है। उसमें फिक्स कर देता है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन या बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, कोई एक ऑपरेशन को यूज करना है। वैसे लिखेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हम लोग का टारगेट क्या है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। अब सोचिए, अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, यानी कि जो ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे, दोनों में सेम। और ऑपरेशन किस चीज़ के लिए हम लोग करेंगे, इसको आइडेंटिटी बनाना है। जैसे ये आइडेंटिटी बनेगा तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। उस केस में हम कह देंगे कि यहाँ जो मैट्रिक्स आएगा वही ए का क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। इन्वर्स में यही ना पढ़े, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई कर दे आइडेंटिटी आ गया तो ए का इन्वर्स कौन होगा, बी, और बी का इन्वर्स ए होगा। तो अब हमारा टारगेट है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने के लिए सबसे पहले हम लोग रो ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं। तो रो ऑपरेशन को यूज करने के लिए पहला रो और दूसरा रो को इंटरचेंज किए। कुछ सिंबल तो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किए, देखो यहाँ पे 1 बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको लाना है तो 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए डायरेक्ट आप 3 से भाग दीजिएगा तो 1 बन जाएगा। इसमें अगर 3 से भाग दे दे तो ये 1 बन जाएगा। लेकिन ये आ जाएगा 2/3 और उसके बाद जोड़ घटाव दूसरा में कीजिएगा तो आपको करने में दिक्कत आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेकेंड रो को फर्स्ट रो में ले जा रहे हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे इंटरचेंज जब यहाँ भी कीजिएगा यहाँ भी कीजिएगा, बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो वहाँ कुछ रूल और है, मैट्रिक्स में आप कर सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, R1 जो है R2 बन जाएगा और R2 क्या बन जाएगा, R1। ए जो काम इसमें करेंगे वही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, R1 को R2 में ले आइए और R2 को R1 में। ये बढ़िया से समझिए कैसे कर रहे हैं, वही काम यहाँ। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किए। ये क्लियर है सबका? ऐसा इसलिए किए, हम लोग देख लिए कि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, डिफरेंस एक ही है, लाना यहाँ पे 1 है। अब हम डायरेक्ट 4 में 3 घटाएंगे, 4 में 3 तो 1 नहीं आ जाएगा, पहले हमको 1 लाना था। तो यहाँ पे 1 लाना चाह रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होगा ना 1 0 0 1, पहले 1 को हम लाना चाह रहे हैं। तो एक तरीका था डिवाइड करके पहला रो में 3 से, तब ये 1 आ जाता, लेकिन ये बटा में आता, वैसे भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन हमको ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। उससे बचने के लिए हम लोग 2 रो को इंटरचेंज कर दिए। तो पहला रो को दूसरे रो में ले आए और दूसरा रो को पहला रो में। अब ये नंबर बड़ा हो गया, ये छोटा, और वही काम यहाँ भी कर दिए। अब हम लोग इसको 1 बना रहे हैं। आप सोचते होंगे कि सर सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ले आइए, 1 आ जाएगा। नहीं, सेकेंड कॉलम में 1 है ना, इसको अगर फर्स्ट कॉलम में ले आए तो 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप शुरू में रो ऑपरेशन को अप्लाई किए तो कॉलम ऑपरेशन नहीं अप्लाई करेंगे, अब रो ऑपरेशन से ही हम लोग बनाएंगे। तो इसको 1 बनाना है, क्या करें, पहले सिंबल को समझिए, लिखिए नहीं, R1 को चेंज कर रहे हैं। R1 कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 और -R2, अगर 4 में 3 घट गया तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो लिखे हैं इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, R1 में R2 को घटाया गया है। ये A जो काम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ करना है। R1 में R2 को घटाइए, ये है R1 और ये है R2, तो 0 में 1 को घटाएंगे तो -1, 1 में 0 को घटाएंगे तो 1। ठीक है, केवल पहला रो चेंज किया, दूसरा रो तो बिल्कुल वही है 1 0, वही काम यहाँ पे।
फर्स्ट रो को चेंज करना है, ठीक है। कैसे? फर्स्ट रो में सेकेंड रो घटाना, 4 में 3 घटाएं 1, 1 में 2 घटाएं -1। सेकेंड रो जैसे है उसी तरह से 1 तो हम लोग ले आए, पहला टारगेट था इसको 1 बनाना, और ये चूंकि सेकेंड ऑर्डर का है तो इसके नीचे एक ही एलिमेंट है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है। 1 बनाने के बाद इसके नीचे जितने एलिमेंट होंगे सबको पहले 0 बनाना है। तो अब हमारा काम है 3 को 0 बनाना। कैसे बनेगा? इसमें 3 से गुना करके इसमें घटा दीजिए। कहाँ पे चेंज करेंगे? सेकेंड रो में। सेकेंड रो को कैसे चेंज करेंगे? बाय अप्लाइंग R2 को चेंज कर रहे हैं। कैसे? R2 माइनस 3R1। कहने का मतलब पहला रो में 3 से गुना करेंगे, जैसे 3 से गुना करेंगे ये 3 हो जाएगा, और इसमें जाके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बस एक एलिमेंट को देखना, बाकी क्या होगा उससे मतलब नहीं। ऑपरेशन वहाँ लिखा हुआ है। R2 चेंज हो रहा, कैसे चेंज हो रहा? R2 में R1 में 3 से गुना करके R2 में घटा दीजिए, और जो वहाँ लिखा वही काम इस पर भी अप्लाई करना है। क्या बन जाएगा? A इंटू फर्स्ट रो में 3 से गुना कीजिए, सेकेंड रो में घटाइए। इसमें 3 से गुना किए -3 आ गया, इसमें जाके घटाना है 1 और -3 क्या बनेगा जी? इसमें 3 से गुना किए, पहला रो में 3 से गुना किए तो -3, इसमें जाके घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो 1 + 3 यानी कि 4। सबसे पहले तो पहला रो बिल्कुल वही है, सेकेंड रो चेंज किया है। कैसे चेंज किया? -3 से मल्टीप्लाई किए -3, इसमें जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए 3, और 0 में घटाएंगे तो -3। ऑपरेशन करते वक्त इसको नहीं देख रहे हैं, केवल इसको देख रहे हैं कि हमको लाना क्या है। अब यहाँ पे कीजिए, इसमें पहला रो को लिख दीजिए। पहला रो चेंज नहीं किया है। कैसे समझ रहे हैं चेंज नहीं किया? यहाँ पे केवल लिखा हुआ R2 ही चेंज करेगा, फर्स्ट रो जैसे है लिख दिए। सेकेंड रो चेंज कर रहा है, ये R1 में 3 से गुना कीजिए, इसमें 3 से गुना किए, इसमें घटाएंगे क्या बन जाएगा? 0। इसमें 3 से गुना किए तो -3, इसमें घटाना है तो 2, और इसमें घटाना है -3, कितना हो जाएगा? 5। इतना आ गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए कैसा था, 1 0 0 1। 1 आ गया, 0 आ गया, यानी कि इसको 1 होना चाहिए। अब हमारे पास उपाय नहीं है। सेकेंड रो में इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए सीधे 5 से डिवाइड किए। चेंज कहाँ कर रहे हैं? R2 को। R2 को चेंज करें। कैसे? R2 में 5 से भाग दे दिए। अब यहाँ पे भाग दीजिए। A -1 + 1, पहला रो बिल्कुल सेम रहेगा, R2 केवल चेंज करना है। R2 में 5 से भाग दीजिए, 4 में 5 से भाग दिए 4/5, -3 में 5 से भाग देंगे -3/5। वही काम यहाँ भी करना है। 1 - 1, इसमें 5 से भाग दीजिए तो ये 0, अब 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसको 0 करना है। 1 0, ये 1 आ गया। अब इसको सबसे पहले किसी भी रो में पहले 1 को बनाएंगे, उसके बाद 0। ये 1 आ गया, तब हम इसके नीचे वाला सारा 0, ये 1 आ गया। अब इसके ऊपर हो चाहे नीचे सब 0 बनाना है। तो 1 जब ला दिए तो ये बचा हुआ 0 नहीं है, इसको 0 बनाइए। 0 बनाने के लिए क्या कीजिएगा? नीचे वाला को ऊपर वाला में जाके ऐड कर दीजिए, यानी कि R2 को R1 में ऐड करना। बदल रहा कौन? R1 या R2? R1, इसको बदलना है। तो R1 जब बदलेगा तो पहले R1 लिखेंगे। कैसे बदलेगा? R1 में R2 को जोड़ दिए,
यहाँ देख के 1 में -1 जुटेगा, 0 आ जाएगा। यही काम यहाँ पे कीजिए। ए, अब देखिए बटा में आ गया, जोड़ने में परेशानी होगा। अब उसी समय हम लोग यहाँ पे भाग दे के निकलते ना तो और परेशानी हो जाता। चलिए पहला रो चेंज करा, पहला रो में सेकेंड रो को जोड़िए। -1 में 4/5 को जोड़ रहे हैं, कितना आएगा? -1 + 4/5, इसको ऐड कीजिएगा तो -1/5 होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ -1/5। फिर 1 में -3/5 को जोड़ना है। 1 में -3/5, इसको ऐड करेंगे तो 2/5। फिर सेकेंड रो बिल्कुल वही रह जाएगा, वही काम यहां करना है, तो यहां तो आसान हो गया है। फर्स्ट रो में सेकेंड रो को जोड़िए। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। -1 में 1 को जोड़ दिए 0, और सेकेंड रो बिल्कुल वही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है राइट साइड में, या आइडेंटिटी आ गया है ना, थोड़ा सा बचा हुआ है। ए -1/5, 2/5, 4/5, -3/5, और ये आ गया आइडेंटिटी। अब देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए का क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। देयरफॉर नहीं लिख दे रहे हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/5, 2/5, 4/5, -3/5। समझ में आया? कल जो है परसों फिर से एक बार याद दिलाना है ना, एक दो सवाल, एक थर्ड ऑर्डर का, एक सेकेंड ऑर्डर का बता देंगे और पूरा ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, इनवर्स निकालने का एक प्रोसेस और है। अरे हार्ड नहीं है, पहला को 1 बनाओ, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। पहला काम क्या था? 1 बनाओ, 1 के ऊपर हो चाहे नीचे सब 0। फिर सेकेंड रो में जाके 1 बनाओ, ऊपर हो चाहे नीचे सब 0। बस इतना ही तो काम है। आइडेंटिटी हमका NCERT में नया वाला में नहीं है, पुराना में है। तो लोग का बिहार बोर्ड में है ना, बिहार बोर्ड में तो है, लेकिन लड़का इस मेथड को यूज नहीं करता है। नहीं, जैसे सीख ले, इसको बंद कर दो जी, सीख लेना चाहिए। अब मान लो कभी पढ़ाने का मौका